नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा में आज उत्सव के हम आपको तमाम रंग समेट कर लेकर आए हैं, वो दिखाएंगे। देश भर में आज आपको बता दें बुद्ध पूर्णिमा की उमंग है, गंगा घाटों की रौनक आपको दिखाएंगे, साथ ही इस पावन पर्व का महत्व क्या है वो भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। भक्तों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। इस यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विशा गुप्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। साथ ही देश भर के मौसम का हाल बयां करेंगे। अहमदाबाद में राहत के उस ठिकाने पर आपको लेकर चलेंगे जहां सैलानियों को अहमदाबाद में कश्मीर वाला फील आ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। फूलों की बगिया की सैर कराएंगे, लखटकिया आम की भी खूबियां बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। दिल्ली की बड़ा पाव वायरल गर्ल से मिलवाएंगे, आईपीएल फाइनल की रेस का हाल भी बताएंगे। और चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले आज बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। आपको बता दें कि देश भर की पवित्र नदियों में श्रद्धालु आज इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। काशी, संगम, हरिद्वार और अयोध्या, हर जगह श्रद्धालु स्नान के साथ साथ ध्यान, जप, तप और भक्ति में लीन नजर आए। और माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी होती है। आज वैशाख की पूर्णिमा है और आज के दिन प्रयागराज में प्रयाग शहर के लोग और गांव के भी लोग आते हैं, कुछ बाहर के भी आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी, गंगा स्नान के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। आज पूरे देश में वैशाख महीने की पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायी मनाते हैं और इस पावन पर्व पर ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार और काशी से लेकर अयोध्या प्रयाग तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ी तादाद में श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ सुबह से भक्तों की भीड़ स्नान के लिए पहुंची हुई है। स्नान और दान के बाद भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर स्नान करने से जितने भी कष्ट हैं या पाप है, जितने भी दुख है, वो एकदम पानी के साथ बह जाएंगे और एक एक सुख प्राप्त हो रहा है। गंगा जी में नहाने स्नान करने आए। आज ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान हुआ, बहुत बढ़िया लगा। मन को आते ही यहाँ पे एक ऑरा, एक एनर्जी यहाँ पे। इसी तरह संगम नगरी की पावन धरा प्रयागराज में भी भक्त स्नान जप तप कर रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लाभ बहुत मिलता है हम लोगों को, बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि हम 2 साल से कोरोना में परेशान थे, लेकिन मतलब आज गंगा माई हमको रोज बुलाती हैं। वाराणसी का गंगा घाट भी इस पावन पर्व पर गुलजार है। यहाँ भक्तों का मेला लगा हुआ है। गंगा स्नान के बाद भक्त अपने आराध्य काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन में मगन है। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सरयू स्नान के साथ साथ यहाँ भक्तों को रामलला के दर्शन का भी सौभाग्य मिल रहा है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन श्रीहरि ने कच्छप अवतार लिया था, लिहाजा सनातन संस्कृति को मानने वालों के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन आराधना करने से और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन, खासतौर से वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है और मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु के अलावा इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि आज के दिन स्नान, ध्यान और जप तप करने से भक्तों को पुण्य लाभ मिलता है, साथ ही तमाम रोगों से भी छुटकारा मिलता है।
हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में विराट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। भक्तों ने झांझ मंजीरे बजाकर अपनी खुशी को जाहिर किया। देखिए इस भव्य उत्सव की खास तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्ति और पूजा अर्चना का कोई अवसर नहीं गंवाते। आज यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पतेश्वरी मंदिर में शक्ति पूजा की। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ गौ सेवा भी करते नजर आए। और आपको बता दें कि मुंबई में भी बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। वर्ली बुद्ध विहार में सुबह से ही बड़ी तादाद में अनुयायी प्रार्थना करने पहुंचे। दादर की चैत्य भूमि में भी श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिली। इस दौरान एक भक्त ने भगवान बुद्ध की स्वर्ण जड़ित प्रतिमा भी मंदिर को उपहार स्वरूप दी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भक्तों का उत्साह। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने अपने ढंग से श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध की वाणियों को याद कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल ऋषिकेश से रवाना हुआ पंच प्यारों का जत्था आज गोविंद घाट पहुंच रहा है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हेमकुंड साहिब क्षेत्र को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए तैयार कर दिया गया है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, सेहत से जुड़ी श्रद्धालुओं की तमाम सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अब आपको भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा और शिवलिंग दिखाएंगे जो किसी मंदिर के अंदर नहीं बल्कि मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इससे भी आगे दोनों की ही एक खासियत है कि इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो आखिर क्या है भोले की प्रतिमा और शिवलिंग की विशेषताएं? क्यों उदयपुर में इन्हें अनुपम कलाकृति कहा जा रहा है? ये सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट में। भोलेनाथ की ये अनुपम मूर्ति किसको याद नहीं। झीलों के शहर उदयपुर के नाथ द्वारा में साल 2022 में ये भव्य और बेहद ऊंची प्रतिमा दुनिया की नजर में लाई गई। करीब 10 साल की अथक मेहनत के बाद तब उसे तैयार किया गया था और इसे नाम दिया गया विश्वास स्वरूपम यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का, जो मूर्ति कला की शानदार और नायाब मिसाल है। तो जहाँ भोले बाबा की ये भव्य और दिव्य मूर्ति देश दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं उदयपुर के फतेह में भगवान शिव और शिवलिंग की ये कला भी बेहद जुदा है। गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। जहां स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, ऐसे में कहने को फतेह स्कूल परिसर में ड्रीम लैंड नाम का मेला लगा है, जहां कई खेल, खाना पीना और तरह तरह का एंजॉयमेंट लोग करने भी आ रहे हैं। मगर इस बीच भोले बाबा की प्रतिमा और शिवलिंग का आकर्षण खासकर उनको अपनी तरफ जरूर खींच ले रहा है। वो न केवल भोले बाबा के इस नायाब शाहकार को निहार रहे हैं, बल्कि उनके साथ अपनी यादों को भी कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे। मेला आयोजकों के अनुसार दरअसल इस नायाब प्रतिमा और शिवलिंग को जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट कारोबारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया। इन दोनों को वेस्ट आयरन को गलाकर बनाया गया है। जहां शिव प्रतिमा का वजन 7000 किलो है तो शिवलिंग 1200 किलो वजन का है। प्रतिमा का हर पार्ट अलग अलग है, जिसे 4 ट्रकों में भरकर पहली बार उदयपुर की धरती पर लाया गया। क्रेन की सहायता से 5 दिन में प्रतिमा और शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया। इस प्रतिमा की लंबाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है, जबकि प्रतिमा के पास ही 41 फीट से भी ज्यादा लंबा त्रिशूल और डमरू भी है। अपने आप में अनूठी इस प्रतिमा और शिवलिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। मेला आयोजकों का भी मानना है
कि वेस्ट मटेरियल की उपयोगिता को समझने, उसका क्रिएटिव इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी मिसाल शिव की प्रतिमा और शिवलिंग पेश कर रहे हैं। यहाँ से लाने से इसे कि उदयपुर जनता को भी एक सैंपल मिलना चाहिए कि आप वेस्टेज के आइटम बेच देते हो, चंद पैसों के चक्कर के अंदर कबाड़ियों में बेच देते हो, तो आप इस पैसों से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। इससे आप नई नई चीजें बना सकते हो। जैसे हमारे पीछे डायनासोर बना है, वो भी वेस्टेज से ही बना हुआ है। ये भी महादेव जी की मूर्ति वेस्टेज से बना है। जैसे आप कुछ भी अपने छोटा आइटम बड़ा आइटम भी बना सकते हो। ऐसे कबाड़े में भी बेच के एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, हिंदुस्तान का, भारत का नाम रोशन करो बस। यही वजह है महादेव की इस खूबसूरत और नायाब प्रतिमा को बनाने के पीछे की। जाहिर है वेस्ट मटेरियल के उम्दा इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने की ये कला अच्छी ही नहीं, सराहनीय भी है। फिलहाल तो इस मेले में आ रहे लोगों को भगवान शिव का ये अनोखा स्वरूप काफी पसंद आ रहा है। राजस्थान के उदयपुर से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। महाआयोजन के तीसरे दिन यहां गरुड़ सेवा उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए इस उत्सव की खास तस्वीरें। बात मौसम की कर लेते हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में, खास करके उत्तर भारत में गर्मी जोर पकड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जाहिर है लोग सावधानी से गर्मी का सामना कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। बाड़मेर में प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार कर रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में जानवरों को इस गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए देश के ज्यादातर इलाकों में लोग कैसे तेज गर्मी से खुद को बचाने के तमाम उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। गुरुवार में गर्मी से लोग बेहाल हैं। झुलसाने वाली गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर पर ही रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग दोपहर में धूप में जाने से बचें। यदि आपको जाना भी पड़ता है या काम भी करना पड़ता है तो मुंह को या सर को या टोपी को ढकें, चाहे छाते से ढकें। जो खास करके बहुत जरूरी है, पतले और फुल बाजू के कपड़े पहनना। यूजुअली लोग गर्मी में सोचते हैं कि मैं कम कपड़े पहनूं तो मुझे गर्मी कम लगेगी। नहीं, आपका हीट स्ट्रोक होने के चांसेस या हीट एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और लू की स्थिति बनी हुई है। वडोदरा में तो तापमान 44 के पार पहुँच चुका है। शहर में हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही तेज धूप में घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने लोगों को हीट वेव से सावधान रहने के लिए कहा है। अगले आने वाले 5 दिनों की हम बात करें तो पूरे गुजरात में मुख्य तौर पे मौसम ड्राई बना रहेगा। उधर राजस्थान के रेगिस्तान में आसमान से आग बरस रही है। बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बॉर्डर के गांवों की बात करें तो यहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। वहीं गर्मी से राजस्थान के चूरू का भी हाल बेहाल है। दोपहर में यहां सड़कें सूनी हो जाती हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है और आने वाले कुछ दिनों में सूरज के तेवर और तीखे होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करें तो यहाँ भी पारा लगातार चढ़ रहा है। खास बात यह है कि इस धार्मिक नगरी में भक्त और भगवान दोनों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस्कॉन टेम्पल में भगवान कृष्ण, राधा, बलराम समेत सभी देवी देवताओं को गर्मी से बचाने के लिए चंदन का लेप किया जा रहा है। परंपरा के मुताबिक अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक भगवान को चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही गर्भगृह में 3 एसी भी लगाए गए हैं।
सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा और गुरु सांदीपनी को दही, छाछ, श्रीखंड, तरबूज, आम और अन्य पेय पदार्थों का भोग लगाया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के जंगलों में जानवरों के लिए जलकुंड बनाए गए हैं ताकि गर्मी में वो अपनी प्यास बुझा सकें। ऊधम सिंह नगर में ऐसे ही एक जलकुंड में बाघों का कुनबा पानी पीते देखा जा सकता है। यहाँ पानी पीने के लिए 5 बाघों का कुनबा आया, जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। वन विभाग की टीम जलकुंडों पर नजर रखती है। जैसे ही इसमें पानी कम होता है वो इसे भर देती है। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, बाड़मेर से दिनेश बोहरा, ऊधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ चिड़ियाघर में भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पंखे, कूलर्स लगाए गए हैं। साथ ही मौसम के मुताबिक जानवरों के आहार में भी बदलाव किया गया है। अहमदाबाद वो शहर जहां लू की चपेट में किंग खान भी आ गए हैं। वहां गर्मी से राहत का एक ऐसा ही ठिकाना बनाया गया है जहां लोगों को भीषण गर्मी से ठंडक का एहसास हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ स्नो पार्क में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, गर्मी से खुद का बचाव कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और अहमदाबाद में कश्मीर वाला फील ले रहे हैं। अहमदाबाद में बने हुए स्नो पार्क में फिलहाल मैं मौजूद हूं। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे स्नो पार्क तैयार किया गया है जहां पे अहमदाबाद शहर के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं जिस प्रकार से कुल्लू मनाली हो, शिमला हो, खास करके लेह लद्दाख और कश्मीर के अंदर जो एक बर्फीला एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, लोग वो ठंडा एटमॉस्फेयर महसूस करने के लिए खास करके देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तर भारत के जो बर्फीले हिस्से हैं वहां तक पहुंचते हैं और एक अलग ही प्रकार की जो बर्फबारी जब होती है और बर्फ के पहाड़ों के बीच जो एंजॉयमेंट लोग करते हैं उसी प्रकार का एंजॉयमेंट करते हुए यहाँ पे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके अहमदाबाद की बात की जाए तो गर्मी अहमदाबाद में फिलहाल 42.2 डिग्री तक दर्ज हो चुकी है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में 45.5 डिग्री से भी अधिक गर्मी दर्ज हो रही है। गुजरात में लगभग 10 से 12 ऐसे शहर हैं जहां पे गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इन परिस्थितियों में गर्मी से बचने के लिए लोग इस प्रकार के जो स्नो पार्क बने हुए हैं अहमदाबाद में वहां पे भी आ रहे हैं, जो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। जो ग्रुप हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? निराली पटेल। निराली, कितना मजा आता है? क्योंकि अगर गर्मी की बात करें तो बाहर 45.2 डिग्री, अंदर की तरफ -7, कितनी मजा और खास करके वो गर्मी से कितनी राहत मिल जाती है? ज्यादा मजा आ रहा है। हम लोग सब यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, प्लीज आप भी आइए। फन ब्लास्ट में बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब बात कुछ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कर लेते हैं। देखिए, पंचायत सीरीज तो आपको याद ही होगी। प्रधान जी, सचिव जी और ग्राम पंचायत के सहायक भी आपको खूब याद होंगे। सबके सब अब एक बार फिर से लौट रहे हैं। 28 मई से पंचायत 3 OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रहा है। पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार और ग्राम पंचायत के सहायक विकास का रोल प्ले करने वाले चंदन रॉय और पंचायत के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा से गुड न्यूज टुडे की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस पॉपुलर वेब सीरीज पर खुलकर चर्चा की है। एक्टर जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, चंदन जी हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर दीपक मिश्रा साहब हैं। 2-2 साल लगा देते हैं आप, इतना बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। आपको पता तो होगा इन बातों का। टाइम लगता है, कुछ भी अच्छी चीज बनाने में वक्त लगता है। अगर इतना वक्त नहीं लेता तो शायद इतना प्यार भी नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम आपका, जितेंद्र। मेरा नाम है धर्मेंद्र और स्कूल में, कॉलेज में मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे लोग, हेमा मालिनी कहाँ चली गई। तो आप भी ऐसा कभी झेले कि श्रीदेवी कहाँ गई आपकी? नहीं, थैंकफुली, क्योंकि मुझे जितेंद्र कोई बुलाता नहीं है, हर कोई मुझे जीतू बुलाता है बचपन से।
तो कभी वो वाला जोक आया नहीं मुझे पर, कभी किसी ने मारा नहीं। लेकिन आप जब अभिषेक सर ऐसा कहा जाता है तो आप चिढ़ जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, क्या प्यारा बोलते, एक बार थोड़ा बोलिए ना अभिषेक सर। अभिषेक सर। अच्छा, लेकिन वाकई में आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो देखने लायक बनती है। सबसे पहले तो आपसे ही मैं शुरू करता हूँ, किस तरीके से, वैसे तो बहुत बार आपने जवाब दिया होगा, लेकिन अगर संक्षेप में देना चाहें तो कैसे आपका चयन हो गया इस सीरीज के लिए? आप कैसे आगे आपको किसने किया? तो ऐसा था कि पहले तो हमने ऑडिशन दिया और जो सर ने कैरेक्टर बाद में किया था उस कैरेक्टर के लिए हमने इलेक्ट्रिशियन कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। फिर सर ने और चंदन सर ने देखा ऑडिशन, उनको लगा यार हम इस बंदे से कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तब जाकर के विकास का स्क्रिप्ट आया मेरे पास और हमने दिया ऑडिशन। और फिर अगले दिन सर ने बुला लिया ऑफिस की, आओ, और इन्होंने पूछा कि हम टीवीएफ के लिए काम करते हैं, टीवीएफ जानते हो? तो भगवान कसम मुझे टीवीएफ उस समय तक नहीं पता था। मुझे उनके बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे थे, तो मैंने कहा सर मैं टीवीएस जानता हूँ, टीवीएफ तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जो आपकी बोली है, जो आपकी भाषा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच करना पड़ता होगा। किस तरह से आपने तैयारी करी? अब थोड़ा सरल हो गया होगा, इजी हो गया होगा? नहीं, बेसिकली एक तो मेरा कोई ऐसा लहजा नहीं है उसमें जी। मतलब मेरा जो कैरेक्टर है पंचायत में, वो मतलब शहर से गांव में आया तो वो उसी लैंग्वेज में बात करता है, उसका कोई पर्टिकुलर गांव वाला। अच्छा, मतलब आप घर में भी इसी तरह से बात करते हैं, कुछ और मतलब वो कैरेक्टर जिस तरह से शहरी बातें करता है वैसे ही वो गाँव में बातें करता है, तो उसको अलग से एक्सेंट की जरूरत नहीं। तो ऑफकोर्स वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की राइटिंग है इस शो की वो वैसा है कि हाँ मतलब तुम्हें ऑफकोर्स मतलब सीन में तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत कुछ मतलब कोई भी कैरेक्टर बहुत सारी चीजें कर नहीं रहा है, इट्स जस्ट मतलब छोटी छोटी बातें और वो सीन खत्म भी हो जाता है। तो वो करना, चाहे तुमने 2 सीजन कर लिए हो चाहे 4 सीजन कर लिए हो, वो वापस जाके उसी तरीके से वो सीन को परफॉर्म करना, इट्स ऑलवेज मतलब हमेशा एक टास्क है। तो पंचायत जब भी मैं नाम सुनता हूँ थोड़ा सा डर भी लगता है, ऐसा लगता है कोई सीरियस मैटर पे गंभीर चर्चा होने वाली है, पर यहाँ तो हर बात पर हंसी आ रही है, हर बात पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आ रहा है। कैसे आपके जहन में आ गया कि भाई ये बहुत बढ़िया टाइटल रहेगा? पंचायत जी, हम एक ऑफिस ड्रामा बना रहे थे। शुरुआत में था कि एक कॉमेडी ऑफिस ड्रामा बनाएंगे, तो और वो ऑफिस हर जगह हर गांव में उनका नाम यही होता है, ग्राम पंचायत XYZ गांव, है ना। तो पंचायत इज द मोस्ट एप्ट नाम जिसके बारे में सब जानते हैं, एक वर्ड से बहुत क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स होंगे, है ना। और आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स कितने छोटे मुद्दे पे होंगे वो इस शो का एक USP टाइप का था, है ना। और वो इतने रियल होंगे, इतने इनोसेंट होंगे। मुझे लगता है पंचायत से ज्यादा फिटिंग नाम इस शो के लिए कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी स्मॉल, इट इज टू द पॉइंट एंड इट कन्वेज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। और अब दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पे इस कदर शोहरत मिली कि अब इनकी बिग बॉस OTT 3 में एंट्री की चर्चाएं हो रही हैं। वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित गेरा का दर्जी सॉन्ग भी खास मशहूर हो रहा है। उन्होंने अपनी दुकान भी ले ली है। जानिए चंद्रिका की कामयाबी की कहानी खुद उनकी जुबानी। सोशल मीडिया जिसने ना जाने कितने फूड ब्लॉगर्स को मशहूर किया है, उसी लिस्ट में बीते कुछ महीने पहले एक नाम और जुड़ा, फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित गेरा, जो अब तब से लेके अब तक खूब सोशल मीडिया पर चर्चित है। और आज हमारे साथ चंद्रिका गेरा दीक्षित है। चंद्रिका, जय श्री महाकाल। सबसे पहला मेरा सवाल ये आपसे, कार्ट से लेके वो ठेला आपने रोड पे लगाया था, वहां से दुकान तक का सफर कैसा है? जो ठेला लगाया था तब तक का बहुत सही था, बस पिछले 15-20 दिन का सफर था। हाँ, उसमें ये जरूर ये फील हुआ कि हाँ कहीं अब सब खत्म तो नहीं हो गया, अब सब मतलब जॉब की तरफ तो मूव नहीं करना पड़ेगा, या वापस से वही कंडीशन तो अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। जॉब के ऑफर भी आने लग गए थे, सारी चीजें, लोग कार्ड का फोटो बना के ले जा रहे थे कि अब तो इसकी कार्ड मिट्टी मिट्टी हो गई, धूल धूल हो गई है, तो थोड़ा सा था। जिस कार्ड से पूरी कहानी शुरू करी, हम वहीं से बात करेंगे आपसे, वहीं पे पूरी की पूरी बातचीत हमारी रहेगी। तो पहली बात तो आपको लग कैसा रहा? अभी भी मैं कार्ड देख रही हूँ, हालांकि दुकान अभी रेनोवेशन पर है। रेनोवेशन है, और पहले भी जैसे मेरे उसमें सुना होगा आप लोगों ने कि सुकून है मेरा, सुकून है। इसने मुझे नाम दिया है, इसने मुझे पहचान दी है, इसने मुझे अपना वजूद दिया है। पहले 2 साल पहले चंद्रिका दीक्षित गेरा को कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया जानती है। तो वो जस्ट बिकॉज, तो इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, कहीं भी रही इसको जरूर एक उसमें खड़ा करूंगी कि हाँ इसने मुझे वो नाम दिया।
वो नाम दिया तो ये कहीं से ये काट कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ पार्ट चेंज हो जाएंगे, टूटेगी फूटेगी, बट रहेगी, ये साथ रहेगी क्योंकि इसने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। 2 पाव से शुरुआत यहाँ से की थी, तो हमेशा रहेगी यार। थोड़ा बहुत कहीं बुरा फील होता है कि वहाँ पे जहाँ आप काट लगाते थे वहाँ की भीड़, वो लोग आप मिस करोगी, उन लोगों को जो आपके पास रोज आते थे। वो लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि 6-7 बजे, आज भी 9 बजे मेरा माल सारा खत्म हो जाता है। ढूंढ के आते हैं कहीं से, वो टच वुड, जब वो कहते हैं ना कि दी आपको ढूंढ के आ गए हम, तो वो बहुत प्राउड फील होता है। और जो यहाँ आके बोल के जाते हैं ना यार दी ऐसे लगे रहो, तब लगता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि कौन नेगेटिव है, कौन मेरे बारे में गलत सोचता है, बट जो यहाँ आके मुझे प्यार करके जाते हैं, मैं बस उनको देखती हूँ। ढेर सारी आलोचना भी मिली, आप भी जानते हो कितनी तकलीफों का आपने सामना किया है, चाहे फिर वो एमसीडी को लेकर हो या लोगों को लेकर हो। आज भी जैसे मुझ पे इल्जाम लगाया गया था कि चंद्रिका दीक्षित गेरा ने बाकी के 32 कार्ड उठवा दी हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था कि मैंने कभी ऐसे गलत काम करे नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस रखती हूँ, मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इधर उधर देखूंगी, लोगों की बातें सुनूंगी तो मैं अपने काम से ध्यान हटा दूंगी। बट लोगों ने मुझे इतना डीमोटिव किया ना कि इसने कार्ड हटा दिए, इसका बच्चा मरेगा, बहुत तरह तरह की चीजें। तो बस एक ये था कि यार आपको कुछ बात ही नहीं पता है, फिर भी आप इतनी बद्दुआएं दे रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए जो किसी से कुछ नहीं है, चला रहे हैं भाई। आज भी वड़ा पाव कार्ड्स पीछे भी हैं, वड़ा पाव कार्ड्स आगे भी हैं। अगर मैं उन लोगों को उठवाती तो वो यहाँ क्यों होते हैं? लेकिन चंद्रिका का हमेशा से एक चीज मानना था, लोगों का काम है कहना, तो कहने पे कहने, लोग कह रहे कहने दो। तो ये थी चंद्रिका दीक्षित गेरा की कहानी, ठेले से दुकान तक का सफर। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। देखिए, गर्मी के मौसम में यूं तो लोगों को कई तरह की परेशानी होती है, जैसे कि बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में आम का सीजन भी शुरू हो गया है, जो कि बाजार में बाहर लेकर आया है। जी हाँ, तरह तरह की वैरायटी के आम नजर आ रहे हैं। आज आपको दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल गुजरात के राजकोट में एक किसान दुनिया में सबसे महंगे मियाजाकी आम की खेती कर रहे हैं। इस आम की कीमत इस 2.5 से 3 लाख रुपए किलो तक बताई जाती है। अब आपको इस लखटकिया आम की खूबियां भी चलिए बता देते हैं। ये आम लाल और गुलाबी रंग का होता है। मियाजाकी आम को एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। इस आम की खासियत ये भी है कि इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। इस वजह से ये आम उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है। कहते हैं कि जब हम हार से सीखते हैं तो असफलता भी सफलता लगने लगती है, क्योंकि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। बिल्कुल, बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बिल्कुल, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है। देखिए, सारी शायरी तो आज इन लोगों ने बोल दी है, तो मुझे लगता है कि आज सिर्फ बस आपको इतना बताने का समय है कि कल शाम 5 बजे ऐसी ही अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। साथ में पिएंगे गर्मा गर्म चाय। तब तक के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।